नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीटीपी की क्लास 17 करने वाले हैं। यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है हमारी आज, जिसका टॉपिक है डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक यूनिट 3 करने वाले हैं हम। ये वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। इसका दूसरा पार्ट दूसरे पेज पे है, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो इंडिया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग। सोशियो कल्चर अलग अलग, सोसाइटी और कल्चर अलग अलग, रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पे। इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, बहुत गरीब हैं, बहुत अमीर भी हैं लोग, ठीक है। जेंडर की वजह से डाइवर्सिटी होती है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, ठीक है। एबिलिटी और डिसेबिलिटी की बेसिस पे भी डाइवर्सिटी होती है। कुछ लोग चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। कुछ लोगों को डिसेबिलिटी होती है तो उनको टाइम लग जाता है सीखने में, ठीक है। तो डिसेबिलिटी को और डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी डाइवर्सिटी का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ गए हम। यहाँ पे आगे बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है इंडिविजुअल नीड को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। इंडिविजुअल हर एक की अलग अलग अपनी नीड होती है, उसके हिसाब से एक ग्रुप में सबको एक मानकर नहीं पढ़ाना है, मतलब हर एक की नीड पूरी हो उस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। ऐसे एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एजुकेट ऑल चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क ऑफ फॉर नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको एजुकेशन मिलती है, उनको भी जिनको रिस्क है नेग्लेक्शन का, मतलब हो सकता है जिनको नॉर्मल कंडीशंस में क्या है एजुकेशन ना मिल पाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है, उनके लिए कंडीशन भी ऐसी बनाई जाती हैं, ऐसी सुविधा भी बनाई जाती हैं कि जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। वो हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, जहाँ पर हम सब लोग, जो डिसेबिलिटी हो या कोई भी कास्ट हो या रिलीजन हो, कि सब तरीके के लोग साथ में पढ़ते हैं और उनके लिए सुविधा भी होती हैं। तो उसका हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देखते हैं। तो इससे क्या है, पॉवर्टी और एक्सक्लूजन की साइकिल बंद हो सकती है। अगर कोई गरीब है वो पढ़ाई करके, मेहनत करके वो अपनी कंडीशन सुधार सकता है, ठीक है। तो ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर है वो अमीर ही रहेगा, ठीक है। ये साइकिल हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इनकरेज चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज। तो बहुत से बच्चों को स्पेशल स्कूल के लिए अलग जाना पड़ता है, ठीक है, तो उनको फैमिली के साथ रहने को मिल सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ऑल लर्नर, तो अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो सारे बच्चे भी अच्छी तरह सीखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन यहीं से ख़त्म होगा। जब हम स्टार्टिंग में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देंगे तो आगे चल के वो सोसाइटी में भी फैल जाता है अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसी तरह अगर स्टार्टिंग में ही हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे बच्चों में तो उनको वही सीखने को मिलेगा और सोसाइटी भी हमारी बेहतर बनेगी एक, ठीक है। इट प्रमोट्स वाइडर इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल, अलग अलग क्वालिटीज़ के इंडिविजुअल हमारे जब डेवलप होंगे, उनको एजुकेशन मिलेगी तो हमारा नेशन भी डेवलप करेगा, ठीक है। अभी अलग अलग वैरायटी के जो वैरायटी मतलब यहाँ पर अलग अलग डिसेबिलिटी हो गई या अलग अलग रीजन्स के हो गए, तो सब बच्चों को हमें अगर एजुकेशन देनी है उसके लिए पहले ये तरीका निकाला गया था मेन स्ट्रीमिंग। तो इसमें क्या है, स्पेशल स्कूल्स बनाए गए थे उन बच्चों के लिए जिनमें डिसेबिलिटी है, ठीक है। चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए थे। तो जब वो रेडी हो जाते थे हमारे क्या मेन स्कूल्स में जाने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जब वो रेगुलर स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाते थे, रेडी हो जाते थे, तो उनको क्या है फिर रेगुलर स्कूल में भेज दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर रेडीनेस का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू कोप अप विद द एकेडमिक एंड सोशल डिमांड्स ऑफ द स्कूल। तो पहले उसको डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है वो मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से वो रेगुलर स्कूल में जाने की में दिक्कत हो रही थी उसे। तो उसको यहाँ पर रेडी करके उसको ऐसा बना दिया जाए जो वो एकेडमिक और सोशल डिमांड जो भी स्कूल की हैं उनको पूरा कर पाए, ठीक है। वो पढ़ाई उतनी कर सकता है और इंटरेक्ट वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये पहला स्टेप लिया गया था, मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं इसको, ठीक है। एक और चीज़ आती है उसके बाद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या है, मेन स्ट्रीमिंग में स्पेशल स्कूल बनाए गए, इंटीग्रेशन में ऐसा हुआ जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनको मेन स्कूल में एडमिशन दे दिया जाएगा, ये रूल बनाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टिसिपेशन की बच्चे के ऊपर ही है। मतलब बच्चे को उन्होंने अलाउ कर दिया है
सिर्फ अलाउ कर दिया है, ठीक है। उसी की दिक्कत है उसको कैसे पढ़ना है, उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करे गए हैं, ठीक है। उनके लिए उनको क्लासरूम और स्कूल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इस कंडीशन में। जो इंटीग्रेशन होता है इसमें उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं करे जाते हैं। उनका प्लेसमेंट सिर्फ स्पेशियल और टेम्पोरल होता है। स्पेशियल का मतलब वो उनको सेम स्पेस दिया गया है क्लासरूम, यानी कि सेम क्लासरूम दिया गया है जो नॉर्मल बच्चों को मिल रहा है, और सेम टेम्पोरल मतलब उतना ही टाइम दिया जाता है जितना टाइम क्या है नॉर्मल बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल्स होता है, मतलब स्कूल को रीस्ट्रक्चर करा जाता है इस तरीके से ताकि जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो, उनके हिसाब से बनाया जाए, ठीक है। तो रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्या है एडजस्ट किया जाता है इंडिविजुअल नीड्स, अलग अलग बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्पेशल और टेम्पोरल प्लेसमेंट को क्या है इंटीग्रेट किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, या फिर अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको सामने बिठाया जा सकता है। तो ऐसा करके स्पेस और टाइम दोनों को भी थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है, स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे के। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसको हियरिंग एड्स दी जा सकती हैं जिससे कि उसे ऐसी मशीन जिससे क्या उसे देखने सुनने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऑडिटरी और स्पीच उसकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है, सुनने बोलने की ट्रेनिंग कराई जा सकती है अलग से। लोकोमोटर यानी कि चलने फिरने में अगर बच्चे को दिक्कत है तो उसके लिए मोबिलिटी डिवाइसेस व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि क्या है उसको आसानी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो प्रोवाइड की जा रही हैं ये सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको प्रोवाइड होंगी, इंटीग्रेशन में नहीं होंगी, ठीक है। और मेन स्ट्रीमिंग जो है वो तो स्पेशल स्कूल ही बना दिया जाता है अलग से, ठीक है। तो अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, तो क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफाई करके फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर क्लास हमारी अपस्टेयर्स है और कोई बच्चा ऐसा है जिसे चलने में दिक्कत होती है तो क्लासेस को हम क्या डाउन स्टेयर्स कर सकते हैं ताकि सीढ़ी ना चढ़नी पड़े बच्चों को, ठीक है। सुनने में अगर बच्चे को दिक्कत है जैसे मैंने बताया तो उसे फर्स्ट रो में बिठाया जा सकता है और बिल्कुल सेंटर में, ताकि उसको सुनने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम में आगे आता है एम्प्लॉइंग चाइल्ड फ्रेंडली इवेल्युएटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इवेल्युएशन जो हमारा जांचने का तरीका होता है बच्चों को, तो किसी को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसका टेस्ट ओरली लिया जा सकता है, ठीक है। द टीचर हैज़ टू मेक सब्सटीट्यूशन विद ब्रेल, तो उसका ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ किया जा सकता है अगर उसे देखने में दिक्कत होती है या पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इवेल्युएशन के अलग अलग तरीके का यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसकी नॉलेज चेक कर सकें। सिर्फ पढ़ने रीड करना ही या फिर लिख कर ही एक अकेला तरीका नहीं है इवेल्युएशन का, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीक़ों से इवेल्युएशन करना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए इवेल्युएशन का सिस्टम। चिल्ड्रन एट रिस्क फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, कौन से चिल्ड्रन ऐसे हैं जो क्या है एजुकेशन सिस्टम से एक्सक्लूजन यानी कि उनको एजुकेशन ना मिले ऐसा भी हो सकता है, उसके रिस्क पे हैं। तो वो हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है कोई भी, तो उनको नॉर्मल दिक्कत होती है नॉर्मल एजुकेशन लेने में। चिल्ड्रन डिप्राइव्ड फ्रॉम डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, तो बहुत गरीब हो सकते हैं या लोअर कास्ट से हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन पूरी लेने में दिक्कत होती है। गर्ल चाइल्ड को अभी भी ऐसा माना जाता है जो बॉयज़ होते हैं उन लड़कों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है, जो कई जगह तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव, तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी नॉर्मल एजुकेशन में दिक्कत होती है। कैसे होती है, तो अगर किसी का स्पोर्ट्स में या म्यूज़िक में या डांस में इनमें बहुत ज़्यादा स्पेशल टैलेंट है तो उसका मन वहीं पे लगेगा, म्यूज़िक में उसका खूब मन लगेगा लेकिन पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा। वहाँ पर क्या है क्लासेस उसे बोरिंग लगेंगी। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और साइंटिफिक नॉलेज में भी उसकी अच्छी है, अच्छी तरह IQ उसका तेज है, तो वो नॉर्मल क्लासेस उसके लिए बोरिंग होंगी क्योंकि उसका IQ हायर लेवल का है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ देता है या फिर अलग अलग तरह की बातें करता है, डिफरेंट थिंकिंग है उसकी, तो उसको क्या है बच्चे को ट्रबल मेकर कहा जाता है कि आप शांत बैठो, ज़्यादा परेशान मत लो करो क्लास को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको रिस्क है
एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन, यानी एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलने का डर रहता है इनको। अंडर अचीवर्स, जो जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, माइनॉरिटी जो रिलीजन बेस पे या कास्ट बेस पे हो सकते हैं। ज्योग्राफिक कंस्ट्रेंट्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती जो दिल्ली में मिल सकती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या है, ये सारे के सारे लोग वो हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको मतलब एजुकेशन लेने में दिक्कत होती है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन होते हैं? एनी चाइल्ड रिक्वायरिंग अटेंशन ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम और सफरिंग फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, तो किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि दूर कर, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ऐसे बच्चे जिससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, नाम से ही पता चल रहा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। तो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो उनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्पेशल नीड है उसमें अगर किसी को सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, या फिर वो मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज तक पहुँच चुका है, या बहुत इलनेस है लंबे समय तक, फूड की एलर्जी, या डेवलपमेंट डिलेस, जो नॉर्मल बच्चे हैं किसी चीज़ को सीख जाते हैं वो उतनी जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन में स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिसेबिलिटी की WHO ने जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या, डिसेबिलिटी को पहले इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इन तीनों को एक साथ यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो जैसे डिसेबिलिटी वाले शब्द को हटाकर इन्होंने डिफ़िकल्टी से चेंज किया है, जिससे क्या है, जो स्टिग्मा होता है एक कलंक की तरह यूज़ किया जाता है डिसेबिलिटी को, तो इसको क्या है, इन्होंने डिसेबिलिटी ना कह के ये कहा है डिफ़िकल्टी का यूज़ किया जाए शब्द का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है WHO के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी को हटाकर कौन सी शब्द का यूज़ करने को कहा गया है, ये डिफ़िकल्टी कहा गया है। तो डिसेबिलिटी इन सीइंग नहीं कहा जाएगा, डिफ़िकल्टी इन सीइंग कहा जाएगा, या लिसनिंग, कम्युनिकेशन, मूविंग, लर्निंग, ठीक है ना। तो ये तीन शब्द होते हैं जिनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका अलग अलग मीनिंग है। इनके ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये वर्ड्स आपको याद रखना है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल लॉस, किसी तरह का स्ट्रक्चर लॉस है, जैसे कि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके सुनने के लिए जो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो भी नसें होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल लॉस हुआ है, तो वो हो जाएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट या इम्पेयरमेंट, ठीक है। डिसएबिलिटी, तो एबिलिटी होता है किसी चीज़ को सही से आप कर रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी हो जाती है। डिसएबिलिटी मतलब खराब एबिलिटी, उतनी अच्छी एबिलिटी आपकी नहीं है, तो ये होता है फंक्शनल इनकैपेबिलिटी। जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं हाथों से या पैरों से, किसी भी चीज़ से, वो फंक्शन आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फंक्शनल इनकेपेबिलिटी हो जाता है, उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। हैंडीकैप होता है जो भी कोई आपकी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो भी आपको सोशल डिसएडवांटेज मिलता है, सोसाइटी में जिस तरीके से आपके साथ डिफरेंटली बिहेव किया जाता है, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपके हैंडीकैप में, ठीक है। तो ये इसके ये वाले वर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव यानी मेंटल डिसेबिलिटी, तो जो भी चीज़ें समझने में आपको दिक्कत होती है वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंडर आती हैं, ठीक है। तो ये पहले मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली हैंडीकैप शब्द यूज़ किए जाते, तो उनकी जगह ये कहा गया है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वर्ड का यूज़ किया जाए, ठीक है। द चेंज इन टर्मिनोलॉजी इज टू रिमूव लेबलिंग और स्टिग्मा, तो वही बच्चों के ऊपर ऐसे स्टिग्मा की तरह ये एक्ट करते थे, जब मेंटली रिटार्ड किसी को कह दोगे तो बहुत बुरा लगता है ये सुनने में, तो इस चीज़ स्टिग्मा को हटाने के लिए, लेबल को हटाने के लिए इस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हैंडीकैप या डिसेबल्ड कहने से अच्छा है आपको क्या कहना चाहिए, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहना चाहिए। तो ये IQ के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का। तो ये होता है आपका 50 to 75 है तो माइल्ड या मेंटली रिटार्डेड है, ये IQ है यहाँ पे, ठीक है। 35 to 49 ये मॉडरेट हो जाएगा, 20 to 34 सीवियर, और बिलो 20 ये प्रोफाउंड मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना कम स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा मेंटली रिटार्डेशन होगा। अब ये मेरे को लगता नहीं है सारे के सारे आपको याद रखने चाहिए, आखिरी वाला तो याद रखिएगा कम से कम, और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के क्या क्या हमारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है जिससे, या अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं,
ये बीमारियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, रूबेला, सिफिलिस, ठीक है। अब ये आपको ये पता रहना चाहिए कि ये इन्फेक्शन से होती हैं ये। अब इन बीमारियों को डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रॉमा या फिजिकल एजेंट, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है या आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, बिफोर बर्थ भी हो सकता है। एनोक्सिया, इसमें क्या होता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, अगर आपका डाइजेशन वगैरह सही नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ग्रॉस ब्रेन डिजीजेस, ब्रेन की डिजीजेस, ट्यूमर्स हो सकते हैं। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, तो क्रोमोजोम में आपकी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आपके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं आपके कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। कॉग्निटिव आपकी अगर मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके क्या क्या और चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं उससे, वो देखते हैं हम। मेमोरी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको याद रखने में चीज़ें दिक्कत आ सकती है। अवेयरनेस, आपको पता नहीं चलेगा आप आसपास क्या चल रहा है। डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, समझने में, सुनने में, लिखने में, ये सब में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, बोलने में भी। आगे देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो सुनने में प्रॉब्लम जो आती है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स एनी डिग्री एंड टाइप ऑफ ऑडिटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े बहुत भी दिक्कत हो सकती, कम सुनने में भी आ सकता है, या टोटल डेफनेस भी हो सकती है। तो अगर जो कम लेसर डिग्री ऑफ हियरिंग होती है तो उसको हम कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। ये याद रख सकते हैं आप, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब पूरी तरह आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है लेकिन नॉर्मल से कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। किसी को हम डेफ तब कहेंगे, बहरा तब कहेंगे जब क्या है, व्हेन साउंड मस्ट रीच एट लीस्ट 90 डेसिबल, जब तक साउंड जो है 90 डेसिबल की नहीं होती है उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो अगर 90 डेसिबल से कम सुनाई नहीं दे रहा है उसको, तो क्या है, उसको डेफ कहेंगे। अ पर्सन इज कंसिडर्ड डेफ व्हेन साउंड मस्ट रीच एट लीस्ट 90 डेसिबल, तो 90 डेसिबल से कम सुनाई नहीं देता है किसको, डेफ को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इस में भी तो ये अलग अलग टाइप होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। तो ये किस किस तरीके से हो सकते हैं, एक होता है सेंसोरी न्यूरल, एक होता है कंडक्टिव हियरिंग। तो सेंसरी न्यूरल में क्या होता है, डैमेज टू द ऑडिटरी पाथवेज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा क्या है, सुनने के लिए एक प्रोसेस होती है, पूरी साउंड एंटर करती है, उसके बाद ब्रेन तक जाती है अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू। तो उसका जो पाथ होता है साउंड का, उसके बीच में कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो वो बीच वाला पार्ट जब डैमेज होता है तो उसे सेंसरी न्यूरल कहते हैं। और अगर आउटर या मिडल ईयर डैमेज होता है तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग कहते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहेंगे यहाँ पे, यहाँ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहेंगे, ये लॉस तक रहेगा पूरा, ठीक है। इसमें ऑडिटरी पाथवे जो बीच का रास्ता है उसमें जो ऑर्गन या मसल है वो डैमेज हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, आउटर ईयर या मिडल ईयर डैमेज होता है। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो 50% केसेस में जेनेटिक फैक्टर हियरिंग इम्पेयरमेंट का रीज़न होता है। रूबेला या अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, जो कि प्रेग्नेंट मदर में डेफन एन अनबॉर्न चाइल्ड। तो अगर रूबेला जैसा कोई इन्फेक्शन है मदर को, तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो डेफ हो सकता है, ठीक है, उसे सुनने में दिक्कत हो सकती है। हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ बर्थ, प्रोसेस ऑफ बर्थ के टाइम पे अगर ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है जैसे, तो भी सुनने में दिक्कत हो सकती है। ट्यूमर हो गया, या फिर बहुत एक्सप्लोजिव साउंड सुन ली जाए, इंजरी हो जाए स्कल को या ईयर को, ये भी हमारे रीज़न हो सकते हैं डेफनेस के। स्पीच इम्पेयरमेंट में मतलब बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉइसलेसनेस हो सकती है, कंप्लीट वॉइसलेसनेस, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। क्रॉनिक होर्सनेस, तो होर्सनेस में क्या है, बोलने में आपकी सांस की आवाज़ ज़्यादा आ रही है या क्लियरली आप नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। स्टटरिंग और स्टैमरिंग या तुतलाना हकलाना ये होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के स्पीच इम्पेयरमेंट होते हैं। इसके कॉजेज देख लेते हैं। डिलेड स्पीच, यानी कि आप टाइम पे नहीं बोल पा रहे हैं, देर लग रही है आपको बोलने में, ठीक है, सोच सोच के बोल रहे हैं हम, तो ये क्या है, मेंटल रिटार्डेशन की भी कंडीशन होती है,
ठीक है। बिहेवियर डिसऑर्डर है कोई आपको, तो वो इसके रीज़न हो सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, इसका मतलब क्या होता है? पैलेट आपका क्या है, जो मुंह होता है आपका, उसका ऊपर वाला पार्ट होता है पैलेट, ये हार्ड पैलेट होता है, और ये नीचे ऐसे लटक रहा होता है जो गले के ऊपर, ये सॉफ्ट पैलेट होते हैं। तो इनमें क्लेफ्ट पैलेट का मतलब ऐसे ही ये कटा हुआ सा होता है। आपके लिप्स भी, आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो होठ के जो है स्ट्रक्चर है या फिर पैलेट का स्ट्रक्चर है वो ऐसे कटा हुआ होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है ये पैलेट का, जिसकी वजह से क्या है, बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। स्पीच डिफेक्ट ऑल्सो हैव इमोशनल और साइकोलॉजिकल ऑरिजिन। तो अगर साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा है, आपको बचपन में कोई ऐसी यादें हैं, तो उसकी वजह से भी एंजाइटी रहती है और बोलने में दिक्कत हो सकती है। मेल एडेप्टिव बिहेवियर सच एज हाइपर एक्टिविटी, मोटर इन कोऑर्डिनेशन। तो अगर अलग अलग मसल्स का आपका इन कोऑर्डिनेशन है, यानी कोऑर्डिनेट आप सही से नहीं कर पाते हैं, तब भी बोलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हेरिडिटी तो होता ही है, जेनेटिक भी हो सकता है बोलने में अगर दिक्कत है तो, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब देखने में दिक्कत होती है, तो ये दो तरीके का हो सकता है, लो विजन, कम दिख रहा है, या फिर लीगली ब्लाइंड, जो बिल्कुल ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड होने के लिए आपको ये शार्पनेस ऑफ विजन में 20/200 ये वाला जो है ये याद रखना है पैरामीटर। इससे कम होगा और ख़राब होगा तो उसको टोटली ब्लाइंड कहेंगे, ठीक है। ये होगा या इससे ख़राब होगा। या फिर क्या और भी होता है, फील्ड ऑफ विजन आपका अगर 20 डिग्री से कम है। तो नॉर्मल फील्ड विजन ऐसा होता है, आप अगर आंखों से देखेंगे तो इतने एरिया को आप देख सकते हैं टोटल, ठीक है। 120 डिग्री के लगभग ये होता है। अगर ये आपको 20 डिग्री ही दिख रहा है, ऐसे ये साइड का दिखाई नहीं दे रहा है, पैराफेरल विजन बोलते हैं इसे, तो इतना ही अगर दिखाई दे रहा है सामने सामने का, इधर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है, ये 20 डिग्री तक ही दिखाई दे रहा है, तो ब्लाइंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। लो विजन इंक्लूड्स, लो विजन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी हैं, डिमनेस ऑफ विजन, हेजीनेस, आपको क्या है, धुंधला धुंधला नज़र आएगा, ठीक है, फिल्म जैसी बन जाएगी आंखों के ऊपर, फॉगी होगा, फॉगी नज़र आएगा, नियर साइटेडनेस, पास का नहीं दिखेगा या दूर का नहीं दिखेगा, ऐसे करके और सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कलर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, कलर देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। फील्ड डिफेक्ट मतलब वही आपका फील्ड विजन कम हो सकता है। पेरिफेरल विजन नहीं है, आपको साइड का नहीं नज़र आ रहा है, जो सामने दिख रहा है वही नज़र आ रहा है खाली। नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लो विजन के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो पता होगा सबको, कॉज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट में आपका क्या है, जो लेंस होता है आई लेंस, वो क्लाउडी हो जाता है या ब्लर हो जाता है, आपका क्लाउड जैसा छा जाता है लेंस पे। अब ये नॉर्मली क्या है, ओल्ड एज में होता है, जिसको क्या है सर्जरी के थ्रू सही किया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्जेनिटल भी होता है, यानी कि मदर से, प्रेग्नेंट मदर से चाइल्ड में भी इनहेरिट हो जाता है ये, ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो, ठीक है। ग्लॉकोमा, इसमें हाई प्रेशर की वजह से क्या है, रेटिना आपकी डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी देखने में दिक्कत हो जाती है। लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट, तो चलने फिरने में या अपने बॉडी के अलग अलग मसल्स को यूज़ करने में दिक्कत जो होती है वो लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट होता है। इसके रीजंस अलग अलग होते हैं। आर्थराइटिस, इसका मतलब होता है जॉइंट्स में पेन होता है अगर आपको, तो आपको अलग अलग मोशन करने में दिक्कत होगी। सेरेब्रल पॉल्सी, तो ये आपने अगर मूवी देखी होगी ज़ीरो, उसमें अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर होता है उसे सेरेब्रल पॉल्सी होती है। तो इसमें क्या होता है, आपको ब्रेन की इंजरी होती है, ये एक टाइप ऑफ इंजरी है, डिजीज़ नहीं होती है ये, तो ये क्योरेबल नहीं होती है, इसको सही नहीं किया जा सकता है ओवर द टाइम, लेकिन ये ख़राब भी नहीं होती है, वर्स भी नहीं होती है, इसकी कंडीशन जैसी है वैसी रहती है। तो ये क्या होता है, डैमेज टू द मोटर एरियाज ऑफ ब्रेन प्रायर टू ब्रेन मैच्योरिटी। तो ब्रेन मैच्योर नहीं हो पाता, उससे पहले ही क्या है, ये इंजरी हो जाती है आपके ब्रेन को। अब ब्रेन के क्या अलग अलग काम करने के लिए होता है, मोटर एरियाज को जो कंट्रोल करता है ब्रेन का पार्ट, वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो ये सेरेब्रल पॉल्सी का केस होता है ये बिफोर, ड्यूरिंग या शॉर्टली फॉलोइंग बर्थ, तो बर्थ के आसपास ही ये काम होता है। बिफोर या तो बर्थ से पहले हो जाएगा, ड्यूरिंग बर्थ, या फिर जस्ट आफ्टर बर्थ, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद नहीं होता ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ मेंटल डैमेज नहीं होता है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, और आपको मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बोलने में दिक्कत हो सकती है, मसल कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी अगर होती है तब भी आपको क्या है,
पैरालिसिस या पैरेसिस हो सकता है। पैरालिसिस में आप टोटल मूवमेंट में बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे हाथ पैर। पैरालिसिस में वीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मोशन हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, नॉर्मल से तो कम ही हो पाएगा, ठीक है। स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक का मतलब होता है, नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं तो अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 कॉजेज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन अटैक होता है। तो ब्रेन के अटैक को स्ट्रोक कहते हैं। तो थ्रोम्बोसिस में क्या है, ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स में, जो कि ब्लड के फ्लो को, क्लॉट यानी थक्का बन जाता है खून का, तो इससे ब्लड के फ्लो को रोक देता है ये। हेमरेज, ये सुना होगा आपने, ब्रेन हेमरेज। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है ये। एम्बोलिज्म, तो एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, अ लार्ज क्लॉट ब्रेक्स ऑफ एंड ब्लॉक्स एन आर्टरी। तो इसमें जो थक्का अगर बन जाता है तो वो एकदम से अगर फटता है तो उससे क्या है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो ये होता है एम्बोलिज्म, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजंस हैं आपके क्या है, लोकोमोशन इम्पेयरमेंट के। तो यहाँ पर क्या, ब्रेन कंट्रोल करता है बाकी सारे मोशन को, अगर ब्रेन में कोई दिक्कत आती है तो आपके बाकी पार्ट्स के मोशन भी कंट्रोल, दिक्कत हो जाती है उनमें भी मोशन के यूज़ में। पार्किंसन डिजीज़, तो इसमें क्या होता है, मसल रिजिडिटी होती है। तो एक चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होती है रिजिडिटी। तो फ्लेक्सिबल होंगे अगर आपकी मसल्स वगैरह तो उनका आप मोशन कर पाएंगे, रिजिडिटी में आप उनका मोशन सही से नहीं कर पाएंगे, स्लोनेस आ जाती है मोशन में, ठीक है। तो ये पैरालिसिस नहीं होता है, इसमें ट्रेमर होता है। ट्रेमर का मतलब होता है आपके हाथ ऐसे शेक करने लगे, हाथ या बॉडी पार्ट शेक करने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे इनवॉलेंट्री शेक करने लग जाते हैं, मतलब आपका कंट्रोल नहीं रहता उन पे। मसल स्क्लेरोसिस, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल कवरिंग द नर्व फाइबर्स। तो नर्व्स सेल जो होते हैं उनके फाइबर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो उनको प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो, तब ये स्क्लेरोसिस इस चीज़ को बोलते हैं। उससे भी क्या है, आपका लोकोमोशन इम्पेयरमेंट हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कॉजिंग प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। तो इसकी लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, कंट्रैक्शन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ब्रीथिंग। तो इसमें क्या है, ये हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़ जो कि मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रही हैं, उसकी वजह से जो मसल कंट्रोल पे लॉस हो रहा है या फिर वॉकिंग ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, लोकोमोशन इम्पेयरमेंट ही होता है। तो हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से जो होता है उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल इम्पेयरमेंट भी होता है। अब कई बार ये देखा गया है, एक अगर कोई इम्पेयरमेंट होता है, एक चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ में भी दिक्कत आती है। जैसे अगर सुनने में दिक्कत आ रही है तो देखने में भी दिक्कत आती है, ये कॉम्बिनेशन चलता है। डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसे ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, और उसका क्या है, सेंसेशन ऑफ फिंगर्स, यानी हाथों की जो सेंसेशन होता है वो फील नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, ब्रेल का यूज़ करने में भी उनको दिक्कत आती है। नॉर्मली जो ब्लाइंड होते हैं उनको ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से पढ़ना सीखते हैं वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंसेशन ऑफ फिंगर्स भी चला जाता है, ठीक है, तो दिक्कत होती है ऐसे पढ़ने में। सेरेब्रल पॉल्सी जैसे बताया, तो इसमें क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में भी दिक्कत हो रही है, सुनने में भी दिक्कत हो रही है, और लैंग्वेज डिसऑर्डर, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, भाषा समझने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसके साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, इसमें इम्पेयरमेंट भी ग्रुप्स में चलती हैं, इसी को मल्टीपल इम्पेयरमेंट कहा गया है यहाँ पे। तो मल्टीपल इम्पेयरमेंट के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ब्रेन इंजरी हो सकती है, ग्रोथ या न्यूट्रिशन हो सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले। ब्रेन इंजरी आपके ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है बच्चे को। क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम जैसे हमने देखा था। अगर प्री मेच्योर अगर बेबी का बर्थ हुआ है तो भी ये कारण हो सकता है। मदर की अगर डाइट सही नहीं है तो भी बच्चे पे उसका असर पड़ सकता है। ड्रग अब्यूज़ करती है, अगर ड्रग्स का यूज़ करती है, अल्कोहल का यूज़ होता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये भी अल्कोहल या स्मोकिंग, तो इससे भी बच्चे पर असर पड़ सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है किसी भी तरह की लर्निंग है, समझना जो है उस चीज़ में जो दिक्कत आती है, जैसे परसीव करने में, किसी चीज़ को समझने में, वो चाहे ऑडिटरी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही है, देखकर चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। किसी पिक्चर को देख के अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें समझ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होगी तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लिखा क्या है वो देख के समझ नहीं आ रहा है,
तो ये सब क्या है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, जो भी हम देखेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में है तो इसका मतलब ये नहीं है वो मेंटली रिटार्ड है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस में भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। यहाँ पे अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी देख लेते हैं हम जल्दी से, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। डिसग्राफिया ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर होता है, ग्राफ मतलब राइटिंग होता है। कैलकुलिया नाम से पता चल रहा है ये मैथ्स समझने में दिक्कत होती है। डिस्टोपिया में क्या होता है, हर चीज़ खराब लगती है, मिजरेबल लगती है। यूटोपिया में क्या है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगती है, सब मस्त लगता है। डिस्थीमिया का मतलब होता है लगातार आपको डिप्रेशन बना रहता है। अफेजिया का मतलब होता है कंप्लीट प्रॉब्लम इन स्पीकिंग यूजुअली आफ्टर स्ट्रोक और हेड इंजरी। तो आपको हेड इंजरी कोई होगी है तो बोलने में बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अफेजिया में कंप्लीट प्रॉब्लम होती है, इसमें पार्शियल होती है डिस्फेजिया में। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर देखा किसी को सिक्स पैक एब्स देखे उसके, ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी ऐसी लगेगी कि हमारी बॉडी तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो इस फीलिंग को डिसमॉर्फिया कहा जाता है। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया होता है जब आप मसल्स में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि शू लेसेस नहीं बांध पा रहे हैं, शर्ट के बटन नहीं बांध पा रहे हैं, ठीक है, लगा पा रहे हैं। ADHD इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये अगर फुल फॉर्म आपकी को याद रहेगी इसकी तो इसकी डेफिनेशन भी याद रह जाएगी। डिसऑर्डर ये इस तरीके का है जिसमें अटेंशन डेफिसिट है, मतलब अटेंशन आपकी कम रहती है, एक जगह पर टिक के नहीं बैठते हो आप। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, ठीक है, किसी अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पा रहे हो, टक 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 पैर चल रहे हैं आपके, तो ये सब क्या है ADHD के एग्जाम्पल्स हैं। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब इसके अंडर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर आपने मूवी देखी हो, बर्फी नाम की मूवी आई थी रणबीर कपूर की, उसमें जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर होता है उसको ऑटिज्म होता है। तो उसे चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, अलग अलग चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते इतनी जल्दी। और मोटर स्किल्स, चलने फिरने में मोटर स्किल्स अलग अलग तरह की हर एक में दिक्कत होती है, ठीक है। मोटर यानी मसल से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती हैं हमारी मसल के यूज़ से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉजेज हमारे क्या है, अपेरेंट कॉज कोई भी एग्जैक्ट कॉज बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जो दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हेरिडिटरी कारण हो सकती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है वो कारण हो सकता है। ये हेड इंजरी, मेल न्यूट्रिशन या टॉक्सिक एक्सपोजर, हेड की इंजरी हो रही है कोई, खाना अगर न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, या फिर हैवी मेटल या पेस्टिसाइड्स खाने में आ जा रहे हैं, ठीक है, डाइट में आ जा रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है इस चीज़ का। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर, तो इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर जो होता है उसको क्या है, आप एग्जैक्ट किसी कारण से नहीं बता सकते हैं कि ये इसका कारण है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, पीयर और टीचर के साथ आप बात करने में दिक्कत होती है। इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, बिहेवियर अजीब सा होता है आपका, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो सबका बिहेवियर होता है उससे अजीब रहता है आपका बिहेवियर। आपके मूड अजीब रहता है, कभी एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर अनहैप्पी रहते हैं आप। टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स और फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम, स्कूल या पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो उससे एकदम आपको डर लग सकता है, ठीक है। तो आप क्या है अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो जेनेटिक कॉजेज़ हर एक का कॉज हो जाता है, ठीक है, हेरिडिटी। केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन इंजरी की वजह से केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। इफ़ द यूथ हैज़ बीन एक्सपोज टू अब्यूज़, तो अगर आपकी फैमिली में ऐसी कंडीशंस रही हैं या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो उसका असर भी आपके इमोशनल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स में आ सकता है, ठीक है। किसी की डेथ हो गई जो आपको बहुत प्यारा था फैमिली में, तो ये भी इमोशनल ट्रॉमा ये आपको क्या इफेक्ट करता है आगे चल के भी, ठीक है। या आपने बहुत कोई वायलेंस देखी है छोटे बच्चे ने, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं मेंटली। वेटिंग चिल्ड्रन, अब वेटिंग चिल्ड्रन क्या होते हैं, ऐसे बच्चे जो क्या है नॉन इन्फेंट हैं, इन्फेंट नहीं है, स्कूल एज चिल्ड्रन है,
हु हैव बिकम लीगली अवेलेबल फॉर एडॉप्शन। तो जो एडॉप्शन के लिए रेडी हैं बिल्कुल, उनको वेटिंग चिल्ड्रन कहा जाता है। थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है ये, तो ये याद रख सकते हैं आप ये। तो ये एडॉप्शन के लिए किन बच्चों को भेजा जाता है? तो ऐसे बच्चे जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है या अबेंडन कर दिया जाता है, पालना नहीं चाहते हैं पेरेंट्स, ठीक है, उनको अगर पेरेंट्स सही से नहीं रखते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तब भी क्या है, फॉस्टर होम में डाल दिया जाता है। वहाँ से क्या है, उनका एडॉप्शन हो जाता है। फॉस्टर होम क्या है, ऐसे बच्चों को रखता है, उनको पालता है, उसके बाद इनको अलग अलग लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फैमिली एनवायरनमेंट सही नहीं होता तब ये क्या है, फॉस्टर केयर में चले जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो देखिए, अगर डिसेबिलिटीज़ को हैंडल करना है तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा अर्ली स्टेजेस में ही, ठीक है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखने में दिक्कत है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आंखों से अगर पानी आता है, लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, जल्दी जल्दी आप ब्लिंकिंग कर रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, ठीक है, बुक्स को बहुत पास रख के या बहुत दूर रख के पढ़ रहे हैं, ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ने में आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो इनमें से अगर ऐसे और भी होते हैं बहुत सारे, मैंने ये कुछ लिख दिए हैं। तो ये सिम्टम अगर आ रहे हैं, इनमें से 3-4 अगर सिम्टम आते हैं, तो आपको क्या है, उसको कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होगा बच्चे को। ये आंखों का डॉक्टर होता है। तो या ये प्रॉब्लम या तो स्पेक्टिकल से सही हो सकती है, या फिर वो और बढ़िया जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में अगर दिक्कत है तो कैसे पहचानेंगे? कान का मेल फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें कोई डिस्चार्ज हो सकता है, कोई भी लिक्विड कान से निकल सकता है, पेन हो सकता है, कान में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस, नॉर्मली उसको सुना ही नहीं दे रहा है, कोई चीज़ सुननी है तो पास में आके सुनता है वो, ठीक है, बहुत बार इंस्ट्रक्शन दे दिए तब भी उसको सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे अगर कंडीशन बनती है, ऐसे सिम्टम है, तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बन सकता है, ठीक है, सिम्टम हो सकते हैं। तो ऐसे अगर दिक्कत होती है, उसे ENT स्पेशलिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसकी स्पीच थेरेपी करानी चाहिए, ठीक है। थेरेपी से उसकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसकी कंडीशन बेहतर हो सकती है। और अगर 4 से 5 साल से कम का बच्चा है, तो इसका क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए ऐसे में। स्पीच इम्पेयरमेंट, बोलने में दिक्कत आती है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इनअप्रोप्रिएट साउंड है, साउंड अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टैमरिंग कर रहे हैं, हगला रहे हैं अगर, ठीक है, बेबी स्पीच, अगर आवाज़ बच्चे जैसी आवाज़ आ रही है, इनएबिलिटी टू लर्न करेक्ट साउंड एंड यूज़ इनकरेक्ट स्पीच, तो स्पीच जो है वो इनकरेक्ट हो रही है, ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो ये सब जो है स्पीच इम्पेयरमेंट के आपके सिम्टम है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को कैसे पहचान सकते हैं? नेक, हैंड, फिंगर या फिर लेग्स वगैरह, इनमें डिफॉर्मिटी है कोई, मतलब जो नॉर्मल दिखने में होते हैं वैसे नहीं है। डिफ़िकल्टी इन सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, चलने फिरने में और बैठने में दिक्कत हो रही है, अगर कोई चीज़ उठाने में, होल्ड करने में या चीज़ों को फ्लोर पे रखने में, ये आराम से आपको पता चल सकता है। डिफ़िकल्टी इन मूविंग, चलने में दिक्कत हो रही है, या कोई बॉडी पार्ट यूज़ करने में या पेन को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं। कॉग्निटिव मेंटल डिसेबिलिटी के क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो इसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं सबसे ज़्यादा। इफ़ द चाइल्ड डज नॉट सिट अनअसिस्टेड इवन आफ्टर 12-15 मंथ्स, तो अगर 12-15 महीने के बाद भी वो अपने आप उठकर नहीं बैठता है, तो इसका ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का हो सकता है कारण इसका। तो नॉर्मल जो एक साइकिल होती है, जो ये देखा जाता है कि इतने टाइम तक बच्चा चलने लग जाता है या बोलने लगता है, तो वो काम अगर नहीं कर रहा है, 2-2.5 साल तक वो चल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, 6 साल तक अगर वो ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेट एक्टिविटी जो नॉर्मली देखा जाता है, ये हमने पढ़ रखा है अलग अलग स्टेजेस में, तो अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो उसका कारण कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। रिक्वायर्स टू मैनी रिपीटिशन टू रिमेंबर, किसी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है उसको, ठीक है। नेम्स ऑफ वीक याद नहीं रह रहे हैं, जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ उसको दिक्कत होती है गेट अलॉन्ग करने में, ठीक है। और सिम्टम देखते हैं, काउंटिंग में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है सीखने में, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत इजीली, ठीक है, घर पे भी, स्कूल पे भी, तो ये ADHD का कारण हो सकता है। तो अलग अलग डिसेबिलिटी के ये कारण हो सकते हैं। शांति से बैठने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, डज नॉट राइट डाउन स्पोकन वर्ड्स करेक्टली, तो डिक्टेशन वो सही से नहीं ले पा रहा है, या स्कूल पे
आई लगा देता है, स्कूल बोलता है उसको, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज रहते हैं, दाएं बाएं में, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं क्या के लर्निंग डिसेबिलिटी के, ठीक है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लेटर्स को मिक्स कर देते हैं, बी एक जैसे दिखते हैं, जो बी डी, 100 को वॉज लिख दिया। ये आपने मूवी में देखा हो तारे ज़मीन पे, उसको डिसलेक्सिया होता है तो वो ये चीज़ें करता है काफ़ी। रिवर्सेस नंबर्स, 31 को 13 लिख दिया, 6 को 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये और भी सिम्टम्स आप देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। अभी हमको क्या करना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी उसको पहचानना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिसेबिलिटी क्या क्या हो रही हैं। तो इंटरवेंशन क्या होता है, सर्विसेज गिवन टू वेरी यंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद द पर्पस ऑफ लेसनिंग द इफेक्ट्स ऑफ कंडीशन। तो जल्दी उसको ऐसी सर्विसेज दी जाए जिससे क्या है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम करी जा सकें, उनको घटाया जा सके, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाए तब देखने से अच्छा है जल्दी उसको डिटेक्ट करके उसका सॉल्यूशन देखा जाए। उसको थेरेपी दे सकते हैं, उससे बेहतर हो जाएगा वो। और पेरेंट्स से भी बात करी जाए। ये इंटरवेंशन जो है, जो भी हम करेंगे, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विस मतलब अलग अलग कंडीशन को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो ये आपको स्कूल में भी करना होगा और घर पे पेरेंट्स को भी करना होगा, ठीक है। स्पेशल अटेंशन देनी होगी ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना होता है, डिज़ाइन एंड इंटरवेंशन प्लान। तो जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। पेरेंट्स को कंसल्ट करना होगा, उनको भी समझाना होगा कि उनको उनका रोल क्या है इसमें, ठीक है। अप्रोप्रिएट मीडिया या मटेरियल का यूज़ करना होगा जिससे जो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। वो ख़रीदा भी जा सकता है या लोकली बनाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग चीज़ें आएंगी। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग एड का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो ये खरीदे भी जा सकती हैं चीज़ें। क्रिएट एंड और लोकेट अदर अप्रोप्रिएट असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि व्हील चेयर वगैरह का यूज़ करना, ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले हैं हम, उसको अगले वीडियो में हम और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट द मतलब अलग अलग जो हियरिंग विजुअल सबके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन द डेली बेसिस फॉर मिनिमम ऑफ 4 वीक्स। तो 4 वीक्स तक हम क्या है इस प्लान को, जो प्लान बनाएंगे डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसका अभी क्या आउटकम है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंटरवेंशन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है और सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ राइट्स हैं, ठीक है, लॉज बनाए गए हैं, तो उनको देखेंगे हम अभी अगले वीडियो में। एक वीडियो और आने वाला है, उसके साथ ही क्या है यूनिट 3 आपकी उसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक MCQ का, क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसका वीडियो और आएगा एक, ठीक है। तो इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उससे क्या है यूनिट 3 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए। अगर आप ऑर्डर में देखना चाहते हैं सारे के सारे तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, CDP फॉर KVS, जहाँ पर आप KVS का यूनिट 1 और यूनिट 5 हम करा चुके हैं ऑलरेडी। इसको ऑर्डर में देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, ना कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ना ही किसी भी टॉपिक को छोड़ा है हमने सिलेबस में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे आप जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप KVS की क्लासेस लेना चाहते हैं रेगुलरली तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। CDP सेक्शन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।